सॉल्यूशन गुरु टीके लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है आपके लिए। मैं आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एमपी एडीपीयू के सिलेबस से लिया गया है ये टॉपिक आज का, और ये है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इस एक्ट को हम पढ़ेंगे आज। और हमने प्रीवियस काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं सभी टॉपिक पर। कुछ टॉपिक हमने कवर करवा दिए थे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपीएडीपी की जब एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होने वाली थी, दिसंबर में 5 दिसंबर इसका जो था एग्ज़ाम की डेट, तो वो तो अब तो एक्सटेंड होकर के अब 2 बार चेंज हो गई है। एग्ज़ाम की डेट जो है पहले अक्टूबर में होने वाली थी, फिर इसके बाद और अब दिसंबर में कर दी है ये 18 दिसंबर को। तो हमारे पास वैसे तो फुल टाइम है, अच्छे से हम रिवीजन कितनी बार कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता हो जाता है कि भाई एग्ज़ाम फिक्स हो गई है, तो हम उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी बना करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो रिवीजन तो हमारा कितनी ही बार हो चुका है। तो जो भी कुछ कमी रह गई है भाई, अब 3 महीने हमारे पास है, तो इनमें हम वो कमी पूरी कर लेंगे। तो हमारा जो चैनल है इसका नाम है सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ। तो हम ट्रिक्स भी बताते हैं याद करने की, कैसे याद रखा जाए चीज़ों को। हमने सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी सब पर वीडियो बनाया हुआ है और उसमें ट्रिक्स बताई हुई है कैसे आपको इजी वे में याद करना है। इजी वे में हम सब चीज़ों को याद करवाते हैं और विथ कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करवाते हैं सब चीज़ों को। और इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है और हमेशा आती रहती है, वही चीज़ें, वही चैप्टर, वही सेक्शंस हम याद करवाते हैं। तो चलिए आज का हम ये एक्ट पढ़ते हैं। ये बहुत इजी एक्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है। तो पहले हम छोटे छोटे एक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी के जो बड़े बड़े एक्ट है उन पर हम एक क्लास में एक वीडियो पर तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 2-2, 3-3 वीडियो में करवाएंगे कवर। उसके लिए जितनी भी ज़रूरत होगी 4-5 क्लास करवाने की, ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट है और भी जैसे मादक द्रव्य वगैरह है। तो ये जो बड़े बड़े एक्ट हैं उनको हम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो एक्ट है इसका जो टोटल सेक्शन सिर्फ ओनली 11 सेक्शन है, और जैसे 11 सेक्शन उसकी भी थी। और लोक सेवाओं के जो है विच्छिन्नता निवारण अधिनियम वाली जो थी, लोक संपत्ति को निवारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम जो है, नुकसानी का निवारण अधिनियम, उसमें भी 11 सेक्शन थी, इसमें भी 11 सेक्शन है, ठीक है। और वो भी एमपी का ही एक्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा वाला, और ये भी मध्य प्रदेश लोक सेवा का है। तो इसमें लोक सेवा के प्रदान की गारंटी दी जाती है। तो लोक सेवा के प्रदान की गारंटी दी जाती है किस चीज़ की? तो इसका जो है जिसे हम निश्चित सीमा में है ना, हम इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं, इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस अधिनियम का जो नाम है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इसका अधिनियम संख्यांक है 24 इसका अधिनियम संख्यांक है, और टोटल सेक्शन 11 है। अधिनियम संख्या 10 है तो इसमें एक और जोड़ दिया, 11 हो गया, तो 11 सेक्शन है टोटल। ये ट्रिक है याद करने की। और उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उद्देश्य जान लेना, ताकि हमको पूरा एक्ट के बारे में पहले ही जानकारी हो जाए कि ये एक्ट किस लिए है। तो जो जैसे लोक सेवा के प्रदान की जो गारंटी दी जाती है, तो राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। संसक्त जुड़ा हुआ है ना, उससे जुड़े हुए विषय जो होते हैं, सब्जेक्ट, समय सीमा के भीतर भाई लोक सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है, लेकिन फिक्स टाइम में प्रदान करने की जो गारंटी दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है राज्य की जनता को, कि भाई आपको फिक्स टाइम में निश्चित समय सीमा में आपको जो है लोक सेवाओं आपको प्रदान की जाए, पब्लिक को, जनता को आपको जो है आपको लोक सेवाएं प्रदान की जाए। जैसे हम आधार कार्ड के लिए आवेदन देते हैं, और जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है,
तो ये सब चीज़ों के लिए हम आवेदन देते हैं लोक सेवाओं में। तो वहाँ पर मतलब उस चीज़ को टाइम में हमको प्रदान किया जाए। मतलब जैसे 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने में ही हमको वो प्रदान की जाएगी, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो ये टाइम फिक्स कर दिया गया है ताकि जनता को जो है परेशानी न हो, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है और उन नियमों को लागू करती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि ये स्टेट का कानून है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है नियम बनाती है इसके लिए, और लागू करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसमें जो है ना इसको हाँ, और आवेदन दिया है, मान लो उस निश्चित समय सीमा में हमको लोक सेवाओं के नहीं प्रदान की जाती, तो उसके लिए उपचार भी बताए गए हैं। उसके लिए मतलब हमको ये राइट भी दिए गए हैं कि हम अपील कर सके उसके अगेंस्ट, और अपील इसमें बताया गया है कि अपील भी फिक्स टाइम में की जानी चाहिए, उसके लिए भी फिक्स टाइम बताया गया है। तो यहाँ पे टाइम फिक्स होना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम फिक्स टाइम में चीज़ों को प्रदान करना, फिक्स टाइम में अपील करना, तो टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो फर्स्ट सेक्शन इसमें मतलब जो फर्स्ट सेक्शन हमेशा हर एक्ट में और हर चैप्टर फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में शॉर्ट टाइटल नाम से एक सेक्शन होती है हमारे पास, सेक्शन 1। उसमें नाम बताया जाता है, अधिनियम का नाम क्या है, लागू कब होगा और उसका विस्तार कहाँ तक है। तो ये 3 चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं, है ना। तो इसका जो नाम है तो 2010 एक्ट का नाम मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की, तो इसका नाम है फर्स्ट हो गया। सेकंड मतलब हम उपधारा ऐसे याद नहीं करेंगे, हम फर्स्ट सेकंड या मतलब पॉइंट के हिसाब से याद करेंगे। तो फर्स्ट में तो हो गया नाम क्या है, सेकंड है लागू होने की बात करता है, मतलब विस्तार की बात करता है। सेकंड तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है, ठीक है, कहाँ पर लागू है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है। तीसरा क्या कहता है, राज्य सरकार नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई करेगी लागू करने के लिए कि कब लागू होगा। तो इसमें जो है ना गवर्नर की जो कंसेंट, इसमें गवर्नर है ना, राज्यपाल की अनुमति मिली थी कब, 17 अगस्त 2010 को, 17 अगस्त 2010 को गवर्नर की कंसेंट मिली थी। और जो है 18 अगस्त 2010 को ये प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ। कब हुआ पब्लिश, 18 को, मतलब 17 को कंसेंट मिली गवर्नर की और अगली डेट को पब्लिश होता है, और फिर 29 सितंबर को ये जो है लागू होता है। 29 सितंबर 2010 से ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो है लागू होता है। सेक्शन 3 जो है निश्चित टाइम की बात करती है। निश्चित टाइम में हम सेक्शन 2 तो भूल गए। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस ए से आई तक दी गई है, मतलब क से झ तक। तो कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे हम, आपको याद कैसे करनी है वो भी बता देंगे। अब इसके बाद आता है सेक्शन 3 और 4। मतलब 3, 4 और 5 तीनों में फिक्स टाइम की ही बात है। तो पूरा एक्ट फिक्स टाइम की ही बात करता है। जनरली हमको कैसे याद करना है, अगर हमको याद करना है भाई तो तीनों सेक्शंस को साथ में कनेक्ट करके भी कर सकते हैं कि भाई तीनों में फिक्स टाइम की बात है। तो 3 में क्या है, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना की बात करता है। 3 अपील वगैरह करने के बारे में, अपील की जाएगी, फर्स्ट अपील कब की जाएगी फिक्स टाइम में, और सेकेंड अपील कब की जाएगी उसके बारे में 3 बताता है। चौथा, फिक्स टाइम में जो है सेवा जो है प्राप्त करने का राइट, सेवा पाने का जो राइट, प्राप्त करने का जो राइट है, राइट दिया हुआ है 4 में, सेक्शन 4 में, वो 4 में दिया हुआ है। और 5 में प्रदान की जाएगी सेवाएं, मतलब फिक्स टाइम में सेवाएं प्रदान की जाएगी, 5 से प्रदान की जाएगी, 4 में पाने का जो राइट है, सेवाएं पाने का राइट है, और 5 में प्रदान की जाएगी फिक्स टाइम में, ये 5 कहता है। फिर सेक्शन 6 आता है। 6 क्या कहता है,
6 में अपील जो है की जाएगी उसके बारे में है। तो अपील जो है 60 दिन के भीतर की जाएगी। 6 ये कहता है कि अपील 60 दिन के भीतर। हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इनको, और सब सेक्शन वगैरह सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो छोटा एक्ट होता है उसमें से सब सेक्शन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा एक्ट है और सीधा सीधा भी आ सकता है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना है। तो सेक्शन 6 में अपील की बात है, ठीक है। तो फर्स्ट अपील की बात है, तो फर्स्ट अपील तो 30 दिन के अंदर की जाती है, और सेकेंड अपील की बात है तो सेकेंड अपील 60 दिन के अंदर की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हम दिस शॉर्ट में अभी देख लेते हैं इसका। सेक्शन जो 7 है शास्ति की बात करता है, पेनल्टीज की बात करता है। सेक्शन 7 में पेनल्टीज, शास्तीय 8 और 8A देख लेते हैं। तो 8 में 8 और 8A दोनों साथ की सेक्शन है। मतलब एक तो रिवीजन हो गया और एक रिव्यू हो गया, मतलब पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। तो पुनरीक्षण हो गया 8 में और पुनर्विलोकन हो गया 8A में, ठीक है। रिवीजन और रिव्यू 8 और 8A। अब आता है 9 क्या कहता है। 9 में संरक्षण की बात है, प्रोटेक्शन की बात है। तो गुड फेथ में जो कार्यवाही की गई है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों का संरक्षण 9 प्रदान करता है। और 10 और 11 बस दोनों ही तो सेक्शन बचे हमारे पास। 10 और 11 क्या बात करता है, तो 10 और 11 दोनों में पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो दोनों मतलब दोनों सेक्शन में दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर दोनों सेक्शन, मतलब 10 में और 11 सेक्शन दोनों में शक्ति दी गई है। तो किसको है शक्ति, पावर, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। स्टेट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। उसके बारे में जो सेक्शन 10 क्या कहता है, नियम बनाने की शक्ति है 10 में। और 11 में क्या है, कठिनाइयों को दूर करने की, रिमूव डिफिकल्टीज रिमूव टू डिफिकल्टीज को दूर करने की, कठिनाइयों को दूर करने की पावर है 11 में। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी सेक्शन डिटेल में पढ़ना है। और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप क्लास ज्वाइन करिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर जो है शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उससे जो भी आपके क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। एंड जो आप एक हमारा प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी नाम का एक ऐप भी है, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से हम क्लास कंडक्ट करवाते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट वगैरह सब कुछ हम वहाँ पे करवाते हैं। तो आपको निश्चित ही वहाँ से फ़ायदा होगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फ्री PDF, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको, फ्री टेस्ट वगैरह डेली आपको अवेलेबल होंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करिए। और चलिए शुरू करते हैं आगे। डिटेल में देख लेते हैं। बेयर एक्ट निकाल लीजिए अपना, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, वो देख लीजिए। इसमें आते हैं हम सेक्शन 2 में। 1 देख लिया था हमने, 2 में डेफिनेशंस देख लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तो डेफिनेशन से 2 में आते हैं पदाभिहित अधिकारी। अब पदाभिहित अधिकारी में आते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, तो वो कब दिया गया है, ठीक है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर, पदाभिहित अधिकारी, ऐसे हो गया अधिकारी, ठीक है। अधिकारी कहाँ दिया गया है, तो अधिकारी ए में दिया गया है, क में दिया गया है।
तो इससे अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी। अभी जैसे लोक सेवा विभाग है, हम जाते हैं उसमें लोक सेवा में, तो जैसे ये आधार कार्ड वगैरह बनाने वाला होता है ऑफिसर्स और ये सब होते हैं, तो ये अधिकारी है, ठीक है। वो सब सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी होता है। वहाँ का जो अधिकारी होता है वो होता है ऑफिसर। और एलिजिबल पर्सन, बी में पात्र व्यक्ति की बात है, एलिजिबल पर्सन की बात है। अब ऑफिसर तो दे दिया लोक सेवा का, ऑफिसर कौन होगा, तो ए में दे दिया अधिकारी। अब बी में पर्सन बताया गया है कि पात्र व्यक्ति कौन है, तो पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है। अभी वो सेवा देने वाला जो है वो तो ए में बता दिया और पाने वाला बी में बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमको दोनों को याद करना है, दोनों को इस तरह से याद करना, भाई पहले तो देने वाला होना चाहिए फिर पाने वाला होना। जैसे दान वगैरह होता है ना, उसमें जैसे एक देने वाला होता है एक लेने वाला होता है, भाई देने वाला होगा तभी तो दान होगा, और जब लेने वाला भी होगा तभी तो दान होगा। तो इसी तरह एक सेवा प्रदान करने वाला होता है और एक सेवा लेने वाला होता है। जैसे मैं हूँ, तो मुझे कोई जैसे आधार कार्ड बनवाना है, तो मैं तो सेवा पाने वाली होगी, मैं लेने वाली होगी, और मैं जाके आवेदन लगाऊंगी लोक सेवा में, तो वहाँ जो ऑफिसर है जिसके पास मैं आवेदन दूंगी वो तो देने वाला हो जाएगा, जो मुझे सर्टिफिकेट देगा, जो मुझे आधार कार्ड बना करके देगा, ठीक है। अब सी में आते हैं, प्रथम अपील अधिकारी। तो फर्स्ट अपील ऑफिसर के बारे में बताया गया है सी में, फर्स्ट अपील ऑफिसर। फर्स्ट, फिर भाई वो सेवा हमने आवेदन दिया, उसने टाइम में हमको सेवा प्रदान नहीं की, हमको ज़रूरत थी कि टाइम में मिले, हम और नहीं मिला हमको, तो हम अपील करेंगे। तो फर्स्ट अपील अधिकारी के बारे में सी में बताया गया है। तो फर्स्ट अपील अधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है। तो जो धारा 3 है उसमें तो अधिसूचना की बात है, अधिसूचित करने की बात धारा 3 बताता है। उसमें सबके बारे में बताया गया है कि कौन सा अधिकारी है और कौन सा अपील अधिकारी है, फर्स्ट सेकंड अपील का कौन सा होगा, उसके बारे में सब में मतलब 3 में बताया गया है। अब आता है डी। तो आपको कौन कौन सा याद करना है, पदाविद अधिकारी, अधिकारी जरूर याद करना है, पाने वाला याद करना है, पात्र व्यक्ति बी में, और सी में फर्स्ट अपील अधिकारी हो गया। ये 3 तो आपको याद करना ही करना है। और अब विहित प्रेस्क्रिप्ट, तो ये हर सेक्शन में होता ही है जनरली, तो नियम द्वारा विहित होता है, ये तो डी में दिया हुआ है। अब सेवा का अधिकार, ये जरूर याद करिएगा, सेवा का अधिकार ई नंबर। तो राइट टू सर्विस, राइट टू सर्विस से अभिप्रेत निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने का जो अधिकार है, ठीक है। सेवा का अधिकार मतलब जो धारा 4 में बताई गई फिक्स टाइम में जो सेवा पाने का जो राइट है ना, सेवा प्राप्त करने का जो अधिकार है, वो अधिकार दिया हुआ है जो धारा 4 में दिया है। उससे अभिप्रेत मतलब जो सेवा का अधिकार से ये मतलब है जो धारा 4 में पाने का अधिकार दिया हुआ है, तो ई में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा ई में दिया हुआ है। और अब आता है एफ, सर्विस। तो से अभिप्राय धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा। तो धारा 3 में जो सेवा बता दी गई है, फिक्स कर मतलब जो अधिसूचित कर दी गई, नोटिफाई कर दी गई कि ये सेवा होगी, तो फिर वो धारा 3 में जो बताई गई है वो सेवा अभिप्रेत है। सर्विस से मतलब क्या है, जो धारा 3 में बताई गई है, ठीक है। तो एक नंबर में वो है। अब सेकंड अपील प्राधिकारी की बात आ गई। फर्स्ट अपील प्राधिकारी कहाँ पढ़ा था हमने, 3 में मतलब सी में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड आ गई तो जी में, सेकंड अपील अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी। तो सेकंड अपील अधिकारी से अभिप्रेत ऐसा प्राधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाए। तो धारा 3 में पहले को भी और दूसरे को भी, दोनों को धारा 3 में अधिसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है कि ये अपीलेट प्राधिकारी ये होगा, ये पर्सन होगा, फिक्स कर दे मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन ये फर्स्ट अपीलेट प्राधिकारी होगा, ये होगा, जैसे जेम कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या कौन होगा, तो उसके बारे में फिक्स कर दिया गया कि ये अपीलेट प्राधिकारी होगा, जैसे एसडी होगा, एसडीएम होगा, कौन होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है धारा 3 में। तो हमने पहला अपीलेट प्राधिकारी देखा था सी में, और ये जो है ई नंबर,
जी नंबर में सेकंड अपीलेट प्राधिकारी देखा मतलब के बारे में बताया है, तो वो कहाँ पर है? तो 3 में दिया हुआ है। फर्स्ट के बारे में भी 3 में दिया हुआ है और सेकंड के बारे में भी 3 में नोटिफाई किया गया है। राज्य सरकार आ गई। अब राज्य सरकार एच में दी गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है जा में दी गई है। राज्य सरकार ज में राज्य सरकार दी गई है, तो राज्य सरकार सभी पे थे मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का कानून है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार है इसमें। और निश्चित की गई समय सीमा, तो इसमें छोड़ना तो कुछ नहीं है, सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है पदाभित अधिकारी, पात्र व्यक्ति है, अपील प्राधिकारी है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी और जी दोनों करना है। उसके बाद सेवा का अधिकार इम्पोर्टेंट है और निश्चित की गई समय सीमा ये इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, आई नंबर में स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, अब लिमिट कहाँ दिया हुआ है? तो लिमिट आई में दिया हुआ है। लिमिट ये ट्रिक है, ठीक है, लिमिट आई में दिया हुआ है। साउंड आ रहा आई, और आई की स्पेलिंग भी लिमिट में आ रही है 2 बार, तो वो आपको याद रखना है। तो धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय, अपील भी मतलब फिक्स टाइम में डिसाइड की जाएगी। इसका जो टाइम है फिक्स टाइम कर दिया गया है कि इस टाइम में अपील डिसाइड होगी, तो उसके बारे में भी नोटिफाई कर दिया है धारा 3 में। तो निश्चित समय सीमा कौन सी है? जो धारा 3 में नोटिफाई कर दी गई है, अधिसूचित कर दी गई है, मतलब बता दी गई है, ठीक है, कि भाई इस टाइम में अपील फिक्स डिसाइड हो जानी चाहिए, तो उसी टाइम में हो जानी चाहिए, ये धारा 3 में बता दिया गया है। अब धारा 3 देख लेते हैं। तो धारा 3 सेवाओं पदाभित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तक निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना, है ना, जो हम पढ़ के आए हैं डेफिनेशंस 2 में, उस सभी के बारे में इस हेडिंग में दे दिया गया है धारा 3 की हेडिंग में। तो किस किस का दिया है? कितनी? 2 प्रथम सेकंड अपील प्राधिकारी दे दिए हैं, सेवा दे दी गई है। कौन कौन सी सेवा होगी? फर्स्ट फिक्स टाइम में जो समय सीमा क्या है वो दे दिया गया है, तो ये चीज़ें दे दी गई। तो राज्य सरकार समय समय पर उन सेवाओं पदाभित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा। ठीक है, तो एक्ट शैल अप्लाई। तो हमने देख लिया है। अब सेक्शन 4 का देख लेते हैं। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का अधिकार, भाई फिक्स टाइम में ही समय जो है सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, उसका जो राइट है पर्सन का, वो इसमें 4 में दिया हुआ है। पदाभित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करेगा। भाई व्यक्ति भी पात्र होना चाहिए, पाने का उसको राइट होना चाहिए, ठीक है, तो पात्र व्यक्ति को समय सीमा के अधीन मतलब फिक्स टाइम में सेवा प्रदान करेगा। 5 में निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना, तो इसमें 2 जो है सब सेक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभित अधिकारी को या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन की सम्यक स्वीकृति दी जाएगी। निश्चित की गई समय सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी। तो समय सीमा कब से शुरू होगी? जब आवेदन दिया जा रहा है, जिस दिन आवेदन दिया गया। जैसे मैं हूँ, मुझे आधार कार्ड आज बनवाना है, मैं गई लोक सेवा में और मैंने आवेदन प्रस्तुत किया, तो आज की डेट में, आज डेट है 10 तारीख है आज, 10 सितंबर है आज की डेट से टाइम लिमिट शुरू हो रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड जो है, टाइम लिमिट जो लिमिटेशन है वो आज से शुरू होगा। ठीक है, आज आवेदन दे रही हूँ, आज मैंने आवेदन दे दिया, तो आज से टाइम लिमिट शुरू होगा। इसके बारे में ये सबसेक्शन 1 बताता है। 5 का 1। 2 क्या कहता है? पदाभित अधिकारी धारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा, और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा। भाई या तो मतलब पात्र व्यक्ति है
तो उसको सेवा प्रदान कर देगा फिक्स टाइम में, या नहीं करेगा तो इनकार कर देगा, नामंजूर कर देगा और मतलब रिजेक्शन कर देगा कि नहीं भाई तुम पात्र व्यक्ति नहीं हो, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता और क्यों इनकार किया गया है, तो उस इनकार करने का, उस रिजेक्शंस का जो है रिकॉर्ड करेगा, कारण रीजन रिकॉर्ड करेंगे, कारण अभिलिखित करेगा वो कि भाई इस वजह से हमने रिजेक्ट किया है। तो ये दो बातें 5(1) और 5(2) में बताई गई है कि आवेदन दिया जाएगा तो उसी टाइम से लिमिटेशन जो है शुरू हो जाएगी और सेकेंड या तो स्वीकार कर लेगा या इनकार कर देगा, रिजेक्शन के कारण लिखेगा। 6 है अपील। अपील कहाँ होगी, तो फर्स्ट है इसका कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की धारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है। भाई फिक्स टाइम में प्रदान करने की गारंटी है और फिक्स टाइम में प्रदान नहीं की जा रही है, तो क्या करेगा, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अनुसार होने से, भाई फिक्स टाइम में जैसे 1 महीने का टाइम फिक्स है कि भाई 1 महीना में आधार कार्ड बन जाना चाहिए, या जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो टाइम लिमिट में बन जाना चाहिए, मतलब 1 महीने में आपको मिल जाना चाहिए। अब 1 महीना का अवसान हो गया, निकल गया 1 महीना, तो फिर क्या होगा, तो 1 महीना निकल गया है या जिस दिन आवेदन नामंजूर हुआ है वो टाइम, या फिर जो फिक्स टाइम में सेवा आपको प्रदान की जानी चाहिए वो 1 महीना भी निकल गया है, तो उस दिन 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। तो प्रथम अपील अधिकारी को फर्स्ट अपील कहाँ होगी, कितने दिन में होगी, तो 30 दिन के अंदर होगी, 30 डेज, विथ इन 30 डेज में अपील फर्स्ट अपील अथॉरिटी को अपील होगी। इसके बाद परंतु पढ़ लीजिए, परंतु अपील प्राधिकारी 30 दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा। परंतु क्या कहता है, भाई 30 दिन की जो टाइम लिमिट है वो निकल गई है, फिर भी अपील एक्सेप्ट कर सकेगा। तो तथा उसे निश्चित मतलब यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रवृत्त रहा था, तो रीजनेबल ग्राउंड है, उसके पास भी पर्याप्त कारण है, मतलब सफिशिएंट काज फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन टाइम, तो सफिशिएंट काज है उसके पास कि भाई पर्याप्त कारणों से वो नहीं कर पाया था फिक्स टाइम में अपील प्रस्तुत, तो फिर उसकी अपील एक्सेप्ट कर सकता है। तो सेक्शन 6 जो धारा 6 है उसका सबसेक्शन 1 का परंतु फर्स्ट है या परंतु सेकंड भी देख लेते हैं क्या होता है। परंतु यह और कि प्रथम अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से धारा 5 की धारा 1 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन का जो कि रद्द कर दिया गया हो या निश्चित की गई समय सीमा से परे लंबित हो अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे। तो उसका मतलब जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड किया गया, जिसने रिकॉर्ड किया था ना सेक्शन 5 में कि रीजन को रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसका नामंजूर किया, तो रिकॉर्ड को मंगाएगा अपने पास और फिर उसको देखेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वे उचित समझता है। तो ये परंतु सेकंड कहता है। और इसका सबसेक्शन 2 जो है सेकंड नंबर इसका कहता है प्रथम अपील अधिकारी पदाभित अधिकारी को निर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। मतलब या तो जो जिसने जो रिजेक्ट किया था ना पदाभित अधिकारी है ना, तो उसने जो सेवा प्रदान करने से इनकार कर दिया था, तो या तो उसको प्रदान करने का आदेश देगा कि भाई आप सेवा प्रदान करो इसको, या फिर अपील को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो दोनों में से एक काम करेगा। अब 2 का देखते हैं। तो इसमें सब सेक्शन जो है 6 दी हुई है और इसमें वैसे ही इम्पोर्टेंट तो यही थी फर्स्ट। अब देखते सेकंड अपील की भी बात इसमें दी गई है। अब 2 का भी बताया गया अपील की सुनवाई के दौरान यदि प्रथम अपील अधिकारी ये पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, मतलब आवेदक जो है अपीलेट जो है मतलब हाँ, तो उसने भाई उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, उसने उसकी तरफ से वो पात्र हैं, लेकिन उसको फिर भी फिक्स टाइम में जो है सेवा प्रदान नहीं कराई गई है। तो क्या होगा,
या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समुचित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को पदावित अधिकारी पर धारा 6 की धारा 1 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देशित कर सकेगा। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट अपीलेट प्राधिकारी जो है वो क्या करेगा, वो सेकंड अपीलेट प्राधिकारी के पास रिफ्रेश के लिए भेज देगा। ठीक है, सेकंड रिफरेंस, he may make a reference to the second appellate authority to impose the penalty on the designated officer under subsection 1 of section 7। ठीक है, तो सेक्शन 7 में पेनल्टी जो 7 में दी गई है तो उसमें जो पेनल्टीज वगैरह होती वो इम्पोज करने के लिए किसे भेजेगा, किसे रिफरेंस करेगा, निर्देशित करेगा, वो करेगा सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में 2 का बताता है। और तीसरा इसका कहता है सबसेक्शन, प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। अब फर्स्ट अपीलेट प्राधिकारी ने जो आदेश दिया है उसके अगेंस्ट अगर अपील में जाना है तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना होगा। तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को जब सेकेंड अपील करनी है तो कितने दिन में करनी होगी, तो विथ इन 60 डेज, 60 दिन में करनी होगी। ठीक है, तो 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। परंतु इसका परंतु कहता है, परंतु द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिन की कालावधि का अवसान होने के बाद भी, मतलब जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट अपील वाला वैसे ही सेकंड वाला बताता है। ठीक है, और सेम वही बातें हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा डायरेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है लेकिन सेम वही बातें हैं, आप इसे रीड कर लीजिए डायरेक्ट में। सेक्शन, अब सब सेक्शन 4 में आते हैं। 4 का ए देखते हैं, ए और बी 2 है इसमें। तो द्वितीय अपील प्राधिकारी पदावित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह निर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा। वही सेम जो हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट वाला, फर्स्ट में भी ये तो आदेश कर देगा कि भाई सेवा प्रदान करो या फिर अपील को रिजेक्ट कर देगा। सेकेंड वाला भी ऐसे ही करेगा। और बी, सेकेंड अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। भाई सेवा का आदेश तो वो करेगा कि आपको सेवा प्रदान करना है और उस पर पेनल्टी भी लगाएगा, पेनल्टी इम्पोज करेगा सेक्शन 7 के अनुसार। ठीक है, और सेक्शन 5 मतलब सब सेक्शन 5 में आता है, इसमें भी ए और बी है। तो उसमें क्या कहते हैं देख लेते हैं। सेक्शन 5 मतलब धारा 5 की धारा 1 का पालन नहीं किया है किसने, पदावित अधिकारी ने, मतलब जो लोक सेवा प्रदान करता है उसने। तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, सीधे अपील प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी को। इस आवेदन का निश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है। और बी क्या कहता है, यदि पदावित अधिकारी द्वारा धारा 6 की धारा 2 के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का निश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है। अब 6 में आते हैं सब सेक्शन 6, प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियाँ होगी जो कि किसी बात का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती। मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी है ना, फर्स्ट अपीलेट या सेकेंड अथॉरिटी जो है, दोनों को वही पावर होगी जो सीपीसी में, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में सिविल कोर्ट को होती है। ठीक है, तो ए और बी और सी तीन इसमें दिए हुए हैं। ए कहता है दस्तावेजों का प्रकटीकरण निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना। तो रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो इंस्पेक्शंस कर सकता है, दस्तावेजों को प्रकटीकरण के वो कर सकता है, डॉक्यूमेंट देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो कर सकता है, मंगा सकता है अपने पास सब रिकॉर्ड। और बी है पदावित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना, तो समन जारी कर सकता है, ये पावर है। और सी ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएं, जो प्रेस्क्रिप्ट किए जाएं। ठीक है, और ये प्रेस्क्रिप्ट कौन करता है, नियम बना करके स्टेट गवर्नमेंट करती है टाइम पे। तो ये सी में दिया हुआ है। अब साथ देखते शास्ति।
और शास्ति क्या क्या है, तो 9 और 10 तो हमने देख लिया था कि डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करना 11 में दिया हुआ है, और मतलब 11 में तो डिफ़िकल्टीज रिमूव किया जाता है, और 10 में जो है मतलब नियम बनाने की पावर जो है, शक्ति दोनों 10 और 11 में, उसमें ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीड करना है आपको पेनल्टीज़ को अच्छे से आप इस मतलब एक जो वीडियो देखने के बाद आप या तो इस वीडियो को देखिए या फिर एक बार इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और आप बेयर एक्टिव निकाल करके बेयर एक्टिव को एक दिन में 2-3 बार ज़रूर पढ़ लीजिए, या फिर एक दिन में अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक हफ्ता में उसका रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने मतलब दूसरे सब्जेक्ट में लग गए और ये छोड़ दिया तो ये रह जाएगा, तो इसको साथ में लेकर चलना है। हफ्ते में एक बार रीड ज़रूर करना है, देख लेना है एक नज़र डाल के। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेनल्टीज़ क्या क्या है। तो शास्ति सेकेंड अपील प्राधिकारी की राय है कि पदाभित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है, तो वह पदाभित अधिकारी पर ऐसे एक मुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम तथा 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो 500 से कम की तो जो है पेनल्टीज नहीं होगी, है ना। एक मुश्त राशि इम्पोज कर सकता है, मतलब लमसम पेमेंट, मतलब उसको देना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी विच शेल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज़ एंड नॉट मोर देन 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड नॉट मोर देन 5000 रुपीज़, ठीक है। देन ही मैं इम्पोज लमसम पेनल्टीज, ठीक है, लमसम पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी। तो मतलब 500 से कम की तो होगी नहीं, और 5000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इतनी पेनल्टीज मिनिमम कितनी होगी, 500, और मैक्सिमम 5000, ठीक है। तो सेकेंड अपीलेट प्राधिकारी करता है ये पेनल्टीज इम्पोज, ठीक है। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 कहता है, 2 क्या कहता है, मतलब 1 का ए कहता है, और बी क्या कहता है, सेकेंड अपील प्राधिकारी की राय है कि पदाभित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है, डिले किया है, तो वह पदाभित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकतम 5000 रुपये हो सकेगी। वही 5000 रुपये हो सकेगी, मतलब पर डे के हिसाब से 250 पर डे देना होगा, मतलब उससे तो अधिकतम कितने होगी, 5000 अधिकतम, मैक्सिमम 5000 है भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई 500 से कम की तो होगी नहीं, और 5000 से ज़्यादा की होगी नहीं। परंतु पदाभित अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। भाई पेनल्टी इम्पोज करने से पहले उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर तो सबको दिया जाता है, तो इसलिए जो पदाभित अधिकारी उसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब सेकेंड आता है इसका सबसेक्शन 2, जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय है कि प्रथम अपील प्राधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है। भाई फर्स्ट अपीलेट प्राधिकारी पर भी इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने रिजनेबल टाइम में मतलब फिक्स टाइम लिमिट में बिना रिजनेबल जो है ग्राउंड के, मतलब रिजनेबल काज के स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट विदाउट एनी सफिशिएंट एंड रिजनेबल काज, सफिशिएंट पर्याप्त एंड रिजनेबल काज, जो उसने क्या किया है, अपील का विनिश्चय नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया अपील को, तो क्या करेगा उस पर 500 रुपये से कम तथा 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी ऐसी शास्ति, मतलब वही मिनिमम तो 500 रुपये। आपको यह याद रखना है, इसमें क्या पेनल्टी है, 500 से कम की नहीं है, मिनिमम कितनी है 500 और मैक्सिमम 5000 रुपये, तो ये ज़रूर याद करना है। तो ये पेनल्टी इस पर इम्पोज की जाएगी। परंतु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। भी युक्तियुक्त अवसर अपीलेट प्राधिकारी को भी दिया जाएगा। तीसरा, द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा 1 तथा 2 या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से कि ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिए जाने के आदेश दे सकेंगे। अब जो उसको जो कंपनसेशन दिलाया जाएगा ना अपीलेट को,
जो जिसने अपील की है, जो पात्र व्यक्ति होता है, मतलब उसने जो अपील की है, तो उस पर्सन को जो है क्या है मतलब कंपनसेशन दिलाया जाएगा, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है। तो उसको जो है कंपनसेशन मतलब अपीलेट प्राधिकारी से भी, और जो पदाभित अधिकारी है उससे, उसको जो पेनल्टी इम्पोज की गई थी ना, उस पर जो 5,000 और 500 रुपये, तो वो उसमें से ही उसको कंपनसेशन दिलाया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात ये कहता है सब सेक्शन 3। ठीक है, तो प्रतिकर के रूप में जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिए जाने के आदेश दे सकेंगे। ठीक है, तो जो पेनल्टी से मतलब कंपनसेशन कितना होगा, उसका जो पेनल्टी इस पे इम्पोज की गई ना, फिर उससे ज़्यादा कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 4 क्या कहते हैं, यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभित अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी बिना पर्याप्त युक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है, तो यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा। ठीक है, और यहाँ पर पावर की से ज़्यादा मतलब पेनल्टीज वगैरह सेकेंड अपील प्राधिकारी इम्पोज करता है। ठीक है, सेकेंड अपीलेट प्राधिकारी को ही पावर है, शास्ति फर्स्ट वाला नहीं करता है, वो रिफरेंस कर देता है सेकेंड वाले को, और सेकेंड ही लगाता है जो भी पेनल्टीज लगानी होती है। तो बाकी तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके जो सबसेक्शन है वो नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार जो बचे हुए हैं 5 के A B C, तो 5 का आप देख लीजिए सबसेक्शन, वही की वही बातें हैं सब में, सिर्फ वही अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात है इनमें। ठीक है, B और C में तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात है, तो ये है इसमें। अब सेक्शन 8 में पुनरीक्षण की बात है, रिवीजन, इसमें रिवीजन भी होता है। ठीक है, तो द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिए गए किसी आदेश से व्यथित पदाभित अधिकारी तथा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। मतलब आप सेकेंड अपीलेट प्राधिकारी ने जो आदेश दिया है उसके अगेंस्ट जो है भाई, एक तो पदाभित अधिकारी के अगेंस्ट किया था आदेश, या फिर जो फर्स्ट अपीलेट प्राधिकारी है उसके अगेंस्ट किया था, तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, वो दोनों रिवीजन में जाएंगे, रिवीजन करवाएंगे अपना आदेश का। तो वो कहाँ पर करेंगे आवेदन, तो राज्य सरकार द्वारा जो नाम निर्दिष्ट किए गए हैं ना, ऑर्डर हु शेल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग द प्रेस्क्रिप्ट प्रोसीजर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट किया है, मतलब जिसे उस पुनरीक्षण को सुनवाई के लिए जो मतलब नाम निर्दिष्ट किया गया है, वहाँ पर आवेदन करेंगे, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण कर सकेगा। परंतु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था, तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात भी ग्रहण कर सके। तो कितने दिन में रिवीजन के लिए आवेदन करना होगा, 60 दिन के अंदर। लेकिन परंतु क्या कहता है कि 60 दिन के बाद भी किया जा सकेगा, अगर वो बता देता है कि भाई हम पर्याप्त कारण है हमारे पास, तो पर्याप्त कारण की वजह से हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, और 8 का क्या कहते हैं, नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन की बात, जो रिव्यू की बात करता है, तो नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन होगा इसमें। अब भाई नाम निर्दिष्ट किया गया, जहाँ पर रिवीजन के लिए आवेदन दिया है, जो नाम निर्दिष्ट था, अब उसने जो रिवीजन दिया है उसका भी पुनर्विलोकन होगा, रिव्यू होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पुनरीक्षण भी हो रहा है, रिव्यू भी हो रहा है भाई, यहाँ पे सभी चीज़ हो रही है। मतलब आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, उसके बाद रिवीजन भी कर रहे हैं और रिव्यू भी हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जैसे CRPC है तो वहाँ पर जो है पुनर्विलोकन तो नहीं होता है CRPC में, और ऐसे ही जो वो है CPC है वहाँ पर पुनरीक्षण नहीं होता है। तो दोनों में से एक चीज़ CPC और CRPC में नहीं होती है, यहाँ पर दोनों ही हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, रिव्यू भी हो रहा है। ठीक है, धारा 7 की उपधारा 5 की खंड C के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट
अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा। भाई जैसे हमने 8 में पढ़ा, रिवीजन जैसे होता है 60 दिन के अंदर, वैसे ही 60 दिन के अंदर रिव्यू भी होगा, ठीक है। और नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा निराकरण किया जाएगा, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को आवेदन किया जाएगा। तो इसमें परंतु भी वही देखते हैं हम क्या कहता है। परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था, तो ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त काल अवधि के अवसान हो जाने के बाद भी जो है एक्सेप्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था 8 में उसका, परंतु वैसे ही इसमें सेम, तो 60 दिन के बाद भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। रीजनेबल रीजन है, उसके पास पर्याप्त कारण है, और तो 60 दिन के बाद भी किया जा सकेगा। 9 क्या कहते हैं, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। भाई गुड फेथ में कार्यवाही की गई तो उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा 9 में। इस अधिनियम का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। मतलब गुड फेथ में काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीडिंग की गई, कोई भी कार्यवाही की गई है तो उसके अगेंस्ट जो है कार्यवाही नहीं होगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी, सूट वगैरह, अपील वगैरह कुछ, ठीक है। सेक्शन 10 और 11 हो गया था, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है 10-11 में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आप एक बार BAR एक्ट को पढ़ लीजिएगा, और BAR एक्ट को पढ़ने के बाद हफ्ते में एक बार रिवीजन ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। क्योंकि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में लग जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पिछले के आपके छूट जाएंगे। तो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। एक तो मैं ट्रिक्स बताती हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा किस तरीके से याद करना है। और दूसरा ट्रिक्स है, सबसे बड़ी बेस्ट ट्रिक्स यही है कि जो आपने पढ़ा है उसे आप बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, उसको ध्यान में रखिए। उसको छोड़ देंगे तो फिर वो छूट जाएगा, फिर से आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।